हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज से हम करंट अफेयर की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जो कि डेली 20 इम्पॉर्टेंट करंट की टॉपिक को कवर किया जाएगा इसमें। और ये पूरे 1 महीने चलेगा, पूरे अप्रैल तक। मे भी इसके बाद भी हम इसे 1 हफ्ते के लिए एक्सीड करें, तो कम से कम आपके जो डेली 20 टॉपिक होंगे, इस हिसाब से 600 टॉपिक तो आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। और ये UP PCS के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसे मैंने स्पेशली UP PCS के लिए बनाया है, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ से पढ़ती हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको प्रीलिम्स में, उसके अलावा मेंस में भी आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक वाइज कवर किया गया है। केवल वन लाइनर नहीं है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं आपको मिलेंगे देखने के लिए। और आपको इसी तरीके से इसे याद करना है, क्योंकि UP PCS आपको पता है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनाता है, तो वो आपको इसमें जो होते हैं आपको कई पॉइंट में दे देता है आंसर, पहला सही दूसरा सही ऐसे करके, तो आप वहाँ से इसको टारगेट कर पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है जादुई पिटारा। जादुई पिटारा क्या है? तो यह 3 से लेकर 8 वर्ष के बच्चों के लिए खेल आधारित शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है, और इसे लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो कि शिक्षा मंत्री हैं। आगे देख लेते हैं। अगला है गुरु कृपा यात्रा। तो यह IRCTC रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है, और गुरु कृपा से आप समझ सकते हैं कि यह सिख धर्म से संबंधित होगा। तो यह सिख धर्म के जो भी पवित्र स्थल हैं, इसके द्वारा दर्शन कराया जाएगा स्थलों का। और यह जो भारत की गौरव श्रृंखला यात्रा है, इसके तहत ही शुरू किया गया है, जो कि 5 से लेकर 15 अप्रैल से चलेगा। और इसकी बोर्डिंग आप लखनऊ से शुरू हो रही है, और बीच में 2-3 जगह से आप और भी बोर्डिंग कर सकते हैं। कुल मिला के लगभग 5 उत्तर प्रदेश की 5 शहरों से इसकी बोर्डिंग शुरू है। अगला है सेमीकंडक्टर प्लांट। सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए गुजरात में चल रही रैली में प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी गुजरात में। और ये सेमीकंडक्टर प्लांट भी गुजरात में ही बनाया जा रहा है। इसके तहत अगर आप देखेंगे सेमीकंडक्टर प्लांट का जो राज्य सरकार की नीति है, तो राज्य सरकार ने, गुजरात सरकार ने गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 जो है वो लॉन्च किया है इसके लिए। और रिसेंटली भारत और लिथुआनिया के मध्य भी एक MOU साइन किया गया है सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला है नीति आयोग। नीति आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि रिसेंटली यहाँ के जो CEO हैं और जो उपाध्यक्ष हैं चेंज किए गए हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो जो CEO के प्रेजेंट में नीति आयोग के प्रेजेंट CEO हैं, ये हैं BVR सुब्रमण्यम। इसके पहले परमेश्वरन अय्यर थे, जिनकी जगह ली है सुब्रमण्यम जी ने। और इनसे पहले अगर देखा जाए, अभी तक कुल 4 CEO हो चुके हैं। तो इनसे पहले अमिताभ कांत जी थे, जो कि भारत के दूसरे नीति आयोग के CEO थे। और पहले जो थे यह सिंधु श्री खुल्लर थे। तो आप चारों ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नीति आयोग हमेशा से ही आयोग का एक फेवरेट टॉपिक रहा है। यहाँ से UPSC भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाता है। और इसके बाद देख लेते हैं वाइस चेयरमैन, जो कि उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। तो रिसेंट में सुमन बेरी को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। और इसके पहले राजीव कुमार उपाध्यक्ष थे नीति आयोग को, और जो पहले उपाध्यक्ष थे इनका नाम था अरविंद पनगड़िया। और आपको पता है कि अध्यक्ष जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। इसके अलावा इसमें CEO और उपाध्यक्ष 2 अन्य अधिकारी भी होते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है जेनस सैटेलाइट। जेनस 1 सैटेलाइट जो है, यह दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह है। इसे इसरो ने लॉन्च किया है। और जिस रॉकेट से लॉन्च किया है, यह भारत का सबसे छोटा रॉकेट है, जिसका नाम है SSLV-D2। और यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे प्रक्षेपित किया गया है। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है दिव्य कला मेला। दिव्य कला मेला, जो कि दिल्ली में आयोजित किया गया था, इसे 2 से 7 दिसंबर के मध्य। और यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत इसे आयोजित कराया गया था। यह एक कौशल प्रदर्शनी थी, जो कि दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों के उत्पादों को प्रदर्शित करती है। यह एक कौशल प्रदर्शनी थी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला टॉपिक है ग्लोबल बिजनेस समिट। ग्लोबल बिजनेस समिट जो था, यह इसका 7वां संस्करण दिल्ली में आयोजित किया गया है। इससे प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया था। और इसमें भारत के जो मंत्री उपस्थित रहे, यह थे अश्विनी वैष्णव और राजीव चंद्रशेखरन। केंद्र सरकार के ये मंत्री हैं, ये इसमें शामिल थे। चलिए अगला देख लेते हैं। UP ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह UP का न्यूज़ है, और यह UP ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। तो यह 12 फरवरी को इसको 2023 को आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। यह लखनऊ में इसे ऑर्गेनाइज किया गया है, और इसका समापन राष्ट्रपति के मार्गदर्शन में किया गया है लखनऊ में। इसमें कुल देख लेते हैं निवेश कितना प्राप्त हुआ है। तो इसमें कुल निवेश प्राप्त हुआ है 33,50,000 करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है, जिसे ऑर्गेनाइज करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पोर्टल शुरू किया है, जिसका नाम है निवेश सारथी। और इसमें सिंगापुर की
कुल 21 कंपनियों ने भाग लिया था। सबसे ज़्यादा कंपनी सिंगापुर की आई थी इन्वेस्टर समिट में, और कुल मिला के जितने दिन ये समिट चली है, कुल मिला के 19,000 से अधिक जो MOU हैं यहाँ पे साइन किए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है फीफा। फीफा इंपॉर्टेंट रहा है। इसे रिसेंटली जो ये 22वां संस्करण था, फीफा का 22वां संस्करण था, यह कतर में आयोजित किया गया था। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कैपिटल और करेंसी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो कतर में इसे आयोजित किया था। ये 22वां संस्करण था। अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच जो था वो फाइनल मैच खेला गया था, जिसमें से कि अर्जेंटीना ने 4-2 से फ्रांस को हरा दिया है, और अर्जेंटीना विजेता बनने वाला तीसरी बार विजेता बना है फ्रांस को हराकर। अगला है गोल्डन बूट अवार्ड, जो है इसमें यह मिला है किलियन गम्बापे जो हैं इनको, जो कि कुल 8 गोल इन्होंने किए थे। इसके अलावा गोल्डन बॉल अवार्ड जो है यह मेसी को मिला है, और मेसी को 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार भी मिला था। इसके अलावा जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है यह एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया है। और अगर देखा जाए फेयर प्ले अवार्ड किसे दिया गया, तो यह इंग्लैंड को दिया गया था। चलिए अगला आगे देख लेते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट इसमें ये भी है कि जो अगला होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का, क्योंकि हर 4 साल पे ये होता है, 2022 में हुआ था, अब ये 2026 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो यह संयुक्त रूप से 3 देश इसे आयोजित करेंगे, जो कि 23वां फीफा वर्ल्ड कप होगा। इसमें USA, कनाडा और मैक्सिको, ये 3 देश मिलकर इसे आयोजित करेंगे। और फीफा के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो, ये स्विट्जरलैंड से संबंधित हैं। अगला देख लेते हैं। अगला है MPL। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह भारत में पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया है। जैसे पुरुषों का IPL होता है, उसी तरीके से महिलाओं का IPL पहली बार खेला गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4 से लेकर 26 मार्च को यह चला था। यह पहला सीजन था वुमेन प्रीमियर लीग का। इसके VPL इसको बोलेंगे, वुमेन प्रीमियर लीग। सॉरी, मैंने MPL बोला था, ये VPL है। इसका उद्घाटन जो है यह गुजरात में किया गया था, DY पाटिल स्टेडियम से। और जो पहला मैच था यह गुजरात और मुंबई इंडियन के मध्य खेला गया था। इसमें कुल 5 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें देखिए फाइनल मैच जो था यह मुंबई और दिल्ली के मध्य खेला गया, और मुंबई ने इसे जीत लिया है 7 विकेट से। और मुंबई की जो कैप्टन रही हैं इनका नाम है हरमनप्रीत। इसमें मैं आगे आपको एक दिन और भी चीज़ें कवर कराऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो कि जिसमें कि फेयर प्ले अवार्ड किसके मिले, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ या ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, ये सब चीज़ें भी एक दिन किसी टॉपिक में मैं कवर कराऊंगी। चलिए आगे देख लेते हैं। रियाना बरनावी कौन है? तो यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, रियाना बरनावी। आगे है US ओपन। US ओपन आपको पता है कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल भर में पूरे, तो यह US ओपन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, इन्होंने जीत लिया है, और इन्होंने हराया है स्टेफिनोस सित्सिपास को हरा दिया है। यह इनका 22वां ग्रैंड स्लैम है, और 22 ग्रैंड स्लैम के साथ ही इन्होंने रोजर फेडरर की जो है वो बराबरी कर ली है। और US अगर देखा जाए तो यह इनका 10वां US ओपन है, जो कि इन्होंने जीत लिया है। महिला में जीता है आरियाना सरबलंका ने, जो कि बेलारूस की हैं, और इन्होंने हराया है अलीना रायबकीना को, जो कि कजाकिस्तान की थी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है बैंकॉक ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो बैंकॉक ओपन इसलिए हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है, थाईलैंड ओपन भी इसको बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे 2 भारतीयों ने जीत लिया है, जो कि डबल्स का खिताब था। इनका नाम है यूकी बाम्बरी और साकेत मायनेनी। इन दोनों ने मिलकर के डबल्स को जीत लिया है। चलिए आगे देख लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत को भी इस बार ऑस्कर की कैटेगरी में किसी कैटेगरी में 2 कैटेगरी में पुरस्कार मिला है। तो सब इसके बारे में हम अच्छी तरीके से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से इससे स्टैटिक क्वेश्चन भी बन सकते हैं इसके GK से रिलेटेड, तो इसके बारे में हम देखेंगे। चलिए, तो जो ऑस्कर की शुरुआत है यह 16 मई 1929 को ऑस्कर की शुरुआत हुई थी। और यह जो है यह 95वां संस्करण है, 95वां संस्करण है, जो कि 2023 में दिया गया है। और अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर किसी भारत में किसी चीज़ के लिए अवार्ड मिला था ऑस्कर का, तो यह भानु अथैया के लिए मिला था। भानु अथैया को मिला था, जो कि गांधी मूवी थी 1983 में, उसकी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की कैटेगरी में। और अगर कोई पहली फिल्म नामित जो हुई थी, पहली भारतीय फिल्म जो थी नामित हुई थी मदर इंडिया, जो कि 1957 की मूवी थी, यह नामित हुई थी, लेकिन इसे अवार्ड नहीं मिला था। इस बार देख लेते हैं 2023 में क्या इंपॉर्टेंट है। तो 2023 में जो फिल्म है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो बेस्ट फिल्म दिया गया है वह एवरीथिंग एवरीवेयर
ऑल एट वंस जो मूवी है इसे बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है ऑस्कर में। और जो डायरेक्टर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है यह डेनियल क्वान और डेनियल साइनर्ट को मिला है। इसके अलावा बेस्ट एक्टर रहे हैं ब्रेंडन फ्रेजर, इन्हें दिया गया है अवार्ड बेस्ट एक्टर का। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है मिचेल यो को। इसके अलावा एनिमेटेड फीचर फिल्म में सबसे बेस्ट अवार्ड मिला है गुइलेर्मो डेल टोरो पिनोचियो समथिंग करके मूवी है, इस मूवी को मिला है गुइलेर्मो डेल टोरो पिनोचियो को मिला है एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए अवार्ड ऑस्कर का। और शॉर्ट फिल्म में मिला है, शॉर्ट फिल्म अवार्ड मिला है द बॉय द मॉल द फोकस एंड हॉर्स करके मूवी थी, इसको मिला है शॉर्ट फिल्म के लिए पुरस्कार। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन मैंने इसलिए यहाँ लिखा है क्योंकि भारत को पहले कॉस्ट्यूम डिज़ाइन में अवार्ड मिल चुका है, तो पूछ सकता है कि इस बार कॉस्ट्यूम डिज़ाइन में किसे मिला है, तो इनका नाम है रूथ कार्टर, इनको कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। भारत में क्या इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। अभी आपने देखा शॉर्ट फिल्म जो थी यह द बॉय द मॉल एंड द फोकस एंड हॉर्स को मिला है, लेकिन बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में मिला है भारत की द एलिफेंट विस्पर मूवी है, इसको मिला है ऑस्कर अवार्ड। इसके अलावा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो है यह नाटू नाटू को मिला है, जो कि राजमौली की मूवी है RRR, इसका ये गाना है। और इसके सिंगर थे राहुल शिल्पी गुंज इनका पूरा नाम है, ये इसके सिंगर हैं। यह तेलुगु भाषा का गाना था और इसमें 2 हीरो ने डांस किया था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये हीरो थे रामा राव जूनियर और रामचरण, 2 हीरो थे इस मूवी में। और इसके कोरियोग्राफर थे प्रेम रक्षित। चलिए आगे देख लेते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक 2022, तो वायु गुणवत्ता सूचकांक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इन्वायरमेंट के सेक्शन में यहाँ से करंट अफेयर बन सकता है। तो यह रिपोर्ट 2021 पे आधारित है और इसमें PM 2.5 जो पॉल्यूशन होता है इसे इंक्लूड किया गया है। कुल 117 देश इसमें शामिल थे और दुनिया में प्रतिवर्ष देखा जाए तो इस आंकड़े में बताया गया है कि दुनिया में प्रतिवर्ष वायु प्रदूषण की वजह से 70 लाख लोगों की मौत होती है। और इसमें जो प्रदूषण के जो मुख्य घटक हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुख्य घटक रासायनिक हैं इनके नाम भी बताए गए हैं, जो कि सल्फेट है, नाइट्रेट है, ब्लैक कार्बन और अमोनियम, ये जो मुख्य घटक हैं रासायनिक, जिसकी वजह से ये जो गुणवत्ता है वायु की वो बिगड़ती है। इसके अलावा हम देखेंगे सबसे प्रदूषित राजधानी इसमें बताया गया था, जो कि भारत की राजधानी दिल्ली है सबसे प्रदूषित राजधानी। इसके अलावा दूसरा है ढाका को दूसरी प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। भारत के शहरों में देखें तो भारत के जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं ये भिवाड़ी है राजस्थान का पहले नंबर पे, उसके बाद उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, उसके बाद दिल्ली है, उसके बाद जौनपुर है। तो ये भारत के 4 सबसे प्रदूषित शहर हैं। और इसके अलावा अगर देश कैटेगरी में देखेंगे कि आप सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन सा है, तो पहले नंबर पर इसमें बांग्लादेश है, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश है। दूसरे नंबर पर चाड है, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान और चौथे नंबर पर ताजिकिस्तान। तो ध्यान रखिएगा, आपसे मेन यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे ज़्यादा देश का सूची दे सकता है मिलान करने के लिए, पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन, तो बांग्लादेश, फिर चाड, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद ताजिकिस्तान। और अगर पूछता है सबसे ज़्यादा प्रदूषित राज्य, अगला है INS वागीर, नौसेना में इसे शामिल किया गया है रिसेंट में। और यह स्कॉर्पियन जो पनडुब्बी है उसकी 5वीं सीरीज़ है, ये स्कॉर्पियन की 5वीं सीरीज़ है, नौसेना में इसे शामिल किया गया है। यह प्रोजेक्ट 75 के तहत इसे बनाया गया है। कलवरी श्रेणी की यह 5वीं पनडुब्बी है, तो स्कॉर्पियन कलवरी की यह 5वीं पनडुब्बी है और इसे बनाया गया है मुंबई डॉकयार्ड के द्वारा और फ्रांस के सहयोग से, क्योंकि आपको पता है कि यह फ्रांस जो कलवरी श्रेणी है यह फ्रांस के सहयोग से बनाई जा रही हैं, तो यह मुंबई डॉकयार्ड और फ्रांस के सहयोग से निर्मित किया गया है। आगे देख लेते हैं 74वां गणतंत्र दिवस। 74वां गणतंत्र दिवस इंपॉर्टेंट यह रहा है कि इसमें जो मुख्य अतिथि थे यह मिस्र के राष्ट्रपति रहे हैं, मिस्र यानी कि इजिप्ट के राष्ट्रपति रहे हैं, इनका नाम था अब्दुल फतह अल सीसी, इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। और यह भारत और मिस्र के 75 वर्ष के जो राजनयिक संबंध हैं यह पूरे हुए हैं, इसके उपलक्ष्य में इन्हें इनवाइट किया गया था, जो कि हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने। और इसमें देखा जाए तो गणतंत्र दिवस पे कुल 27 झांकियाँ निकली थी, जिसमें पहले नंबर पे उत्तराखंड की झांकी को पहले नंबर का पुरस्कार दिया गया है, जो कि 4 धाम से संबंधित था, जिसको कि मानस खंड करके भी बोला जा रहा है कि मानस खंड झांकी थी, जिसमें 4 धाम से संबंधित चीज़ें दिखाई गई थी और कुछ उत्तराखंड के डेवलपमेंट से संबंधित चीज़ें भी इसमें प्रदर्शित की गई थी। इसके अलावा दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र की झांकी रही है, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश की झांकी को पुरस्कार मिला है। आगे देख लेते हैं, अगला है राष्ट्रीय युवा सम्मेलन। तो राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन जो है कर्नाटक में प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। इसका उद्घाटन
यह 12 से 26 जनवरी 2023 तक चला है, जो कि विवेकानंद की जयंती के दिन से इसे शुरू किया गया था। 12 जनवरी को विवेकानंद जी की जयंती होती है। इसका उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। इसकी थीम क्या थी? तो विकसित युवा विकसित भारत इसकी थीम थी। यह इंपॉर्टेंट यही है कि इसका उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री जी ने किया था। और इसका थीम यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 26वें राष्ट्रीय युवा सम्मेलन की थीम क्या थी? आप ध्यान दीजिएगा कि यह 26वां संस्करण है और इसकी थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। आगे है प्रवासी भारतीय दिवस। यह भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वहाँ उसे कवर किया गया है। तो यहाँ से आप एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, एक भी टॉपिक को, सब इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर मिलेंगे और PCS के लिए स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं। तो आप एक भी क्वेश्चन को या एक भी टॉपिक को छोड़िएगा नहीं, सब बार बार रिविज़न करिएगा। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है यह 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी 1915 में भारत आए थे 9 जनवरी के दिन, इसलिए इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के दिन के रूप में मनाया जाता है। और ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो था यह मध्य प्रदेश के इंदौर में इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शामिल किया गया उद्घाटन किया गया है। इसमें राष्ट्रपति भी शामिल रहे। देख लेते हैं क्या थी। तो यह थी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी, इसकी थीम रही है। और मुख्य अतिथि इसमें पूछा जा सकता है, मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति जिनका नाम था डॉक्टर इरफान अली, तो यह शामिल हुए थे इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है युवा प्रवासी भारतीय दिवस। तो जिस तरीके से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, तो ये एक युवा प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया गया, जो कि 9 जनवरी को ही था। इसका उद्घाटन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की साझेदारी से किया गया था। और इसमें जो सम्मानित अतिथि थे यह ऑस्ट्रेलिया के MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनका नाम है जेनेटा मैस्करेन हास, इनका पूरा नाम है जेनेटा मैस्करेन हास, इनका नाम है। यह सम्मानित अतिथि थे। अगला है 108वां विज्ञान कांग्रेस। 108वां विज्ञान कांग्रेस जो था, भारतीय विज्ञान कांग्रेस इसका पूरा नाम है। 3 से 7 जनवरी 2023 को यह आयोजित किया गया है और यह 1914 से लगातार आयोजित किया जा रहा है। यह इस बार नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। RTM नागपुर विश्वविद्यालय में इसकी आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, वर्चुअली तरीके से इसका उद्घाटन उन्होंने किया है। इसकी थीम थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसका थीम है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। महिला सशक्तिकरण के साथ विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। और इसके अलावा जो 109वां है यह ऑर्गेनाइज होगा उत्तर प्रदेश में, तो ये खासा इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि अगला जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस है यह कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो यह 2024 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में 3 से 7 जनवरी के मध्य आयोजित किया जाएगा। अगला है भारत ऊर्जा सप्ताह। भारत ऊर्जा सप्ताह जो है यह 6 फरवरी से शुरू किया गया था। कर्नाटक बेंगलुरु से इसका उद्घाटन किया गया है। और यह इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये जो पेट्रोल है इसमें इथेनॉल सम्मिश्रण से संबंधित है यह ऊर्जा सप्ताह। कि भारत का लक्ष्य है कि 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल को मिक्स करना है। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, ये इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 यह मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश के अलावा दिल्ली के भी कुछ शहरों में इसे आयोजित किया गया था। तो मध्य प्रदेश और दिल्ली सहित कुल 8 शहरों में आयोजित किया गया था, लेकिन इसका जो मेजबान राज्य है यह मध्य प्रदेश है। यह 5वां संस्करण है जो कि 30 जनवरी से 11 फरवरी के मध्य से आयोजित किया गया है। और इसमें कुछ नए खेलों को शामिल किया गया था, जिसमें फेसिंग है और वाटर स्पोर्ट है। वाटर स्पोर्ट में आप देखेंगे कि कैकिंग, कैनोइंग जैसे स्पोर्ट्स आते हैं, इसे शामिल किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला खेलो इंडिया यूथ गेम कब हुआ था, तो यह 2018 को हरियाणा में आयोजित किया गया था। और इस 2023 के गेम्स में जो विजेता रहे हैं यह रहा है महाराष्ट्र, जिसने कि 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज के साथ कुल 161 मेडल जीते हैं। दूसरे नंबर पर रहा है हरियाणा, 41 गोल्ड, 32 सिल्वर, 55 ब्रॉन्ज के साथ कुल 128 मेडल। तीसरे नंबर पर रहा है मध्य प्रदेश, जो कि मेजबान राज्य था, 39 गोल्ड, 30 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज, कुल 96 मेडल मध्य प्रदेश ने जीते हैं। अगर उत्तर प्रदेश का स्थान पूछा जाए तो यह 14वां स्थान था उत्तर प्रदेश का। यूपी ने 6 गोल्ड, 14 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज जीते हैं। कुल 36 मेडल उत्तर प्रदेश ने जीते हैं। 6 गोल्ड, 14 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज, कुल मिला के यूपी ने 36 मेडल जीते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं अगला टॉपिक। तो आज के 20 टॉपिक पूरे ख़त्म होते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट डे इसे कंटिन्यू कर सकूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जितनी बार हो सके उतनी बार इसे बार बार देखिए और रिवाइज़ कीजिए। डबल स्पीड में करके आप जल्द जल्द इसे देख सकते हैं। 10 मिनट के अंदर आप इसे ख़त्म कर सकते हैं पूरा।
तो थैंक यू। अगर आपको क्लास पसंद आएगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दें। थैंक यू।